आज इस वीडियो में आपका स्वागत है, जो शायद आपके रिश्तों और आपकी जिंदगी के नजरिए को बदल सकता है। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। आपके आसपास के वो 10 तरह के लोग जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जरा सोचिए, आप एक गर्म हवा के गुब्बारे में हैं जो आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। आपके पास बड़े सपने हैं, महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, आपको महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। गुब्बारा उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा रहा जितनी तेजी से उसे जाना चाहिए। आप किनारे पर देखते हैं और पाते हैं कि कई लोग टोकरी से लटके हुए हैं और आपको नीचे खींच रहे हैं। मेरे दोस्तों, यही होता है जब आप अपने आसपास गलत लोगों को रख लेते हैं। ये लोग आपके लिए वो बोझ बन जाते हैं जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। सबसे बुरा तो ये है कि ज्यादातर वक्त हम इस बात को समझ भी नहीं पाते कि ये लोग हमें नीचे खींच रहे हैं। ये लोग हमारे पुराने दोस्त हो सकते हैं, परिवार के सदस्य या वो सहयोगी जिनसे हम रोज मिलते हैं। इनका असर धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, हमारी सकारात्मकता और हमारे आगे बढ़ने के जज्बे को कम कर देता है, जैसे किसी गुब्बारे में धीरे धीरे हवा निकल रही हो। तो ये लोग कौन हैं? यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हम उन 10 तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे जो शायद गुपचुप तरीके से आपके सफर में रोड़ा डाल रहे हैं। पहले, नकारात्मक सोच वाले लोग। चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्हें हम निगेटिव थिंकर्स कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर चमकते हुए दिन में भी काले बादल ढूंढ लेते हैं। निगेटिव थिंकर्स हमेशा इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या गलत हो सकता है। उन्हें ये नहीं होगा कहने में महारत हासिल होती है, जबकि थोड़ी सी वास्तविकता ठीक है। ये लोग इससे हद से ज्यादा कर देते हैं। क्यों ये लोग आपके लिए हानिकारक हैं? क्योंकि नकारात्मकता एक संक्रामक चीज है। अगर आप इनके साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे तो आप भी दुनिया को ग्रे शेड्स में देखने लगेंगे। ये आपकी मोटिवेशन को खत्म कर सकते हैं, आपके जोश को कुचल सकते हैं और आपके सपनों पर शक करा सकते हैं। उदाहरण, सारा को ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और वो इसके लिए बहुत उत्साहित थी। तभी उसके सहयोगी डेव ने कहा, गुड लक, लेकिन ध्यान रखना, जॉनसन प्रोजेक्ट में भी ऐसा ही हुआ था और वो तो पूरा फेल हो गया था। बस इतनी बात ने सारा की सारी एक्साइटमेंट को ठंडा कर दिया। अब वो अपने प्रोजेक्ट के फेल होने की चिंता करने लगी। देव की नकारात्मक सोच ने उसके उत्साह को प्रभावित कर दिया। कैसे पहचाने? आप नेगेटिव थिंकर्स को ऐसे पहचान सकते हैं। ये अक्सर कहते हैं, ये नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही करते आए हैं, क्यों कोशिश करें, ये बेकार है। ये लोग हमेशा बुरे की तैयारी में रहते हैं, वो भी किसी अच्छे तरीके से नहीं। कैसे हैंडल करें? इनके साथ ज्यादा वक्त न बिताएं। 2, उनकी सोच को चुनौती दें। उनसे उनकी सोच का कारण पूछें। अक्सर उनके पास ठोस जवाब नहीं होता। 3, बातचीत को हल निकालने पर केंद्रित करें, समस्या पर नहीं। 4, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें ताकि इनका असर कम हो। याद रखें, आप किसी की नकारात्मकता के कैदी बनने के लिए मजबूर नहीं हैं। पॉजिटिविटी चुनें और देखें कैसे ये आपकी जिंदगी को बदलता है। दूसरे, ऊर्जा चूसने वाले लोग। अब बात करते हैं एनर्जी ड्रेनर्स की। ये लोग वो होते हैं जिनके साथ बस एक बातचीत के बाद आप थकान महसूस करते हैं। एनर्जी ड्रेनर्स अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके आसपास हमेशा ड्रामा रहता है, जो हर समय किसी न किसी परेशानी में होते हैं या जरूरत से ज्यादा आपकी अटेंशन मांगते हैं। क्यों ये हानिकारक है? आपकी ऊर्जा एक सीमित संसाधन है। जितना वक्त आप एनर्जी ड्रेनर्स को देते हैं, उतना वक्त आप अपने लक्ष्यों, अपने सपनों या अपनी खुद की देखभाल में नहीं दे पाते। धीरे धीरे ये आपको थकान, नाराजगी और अपनी खुद की पर्सनल ग्रोथ में रुकावट महसूस कराते हैं। उदाहरण, माइक के पास एक बड़ी प्रेजेंटेशन थी और उसे इसकी तैयारी करनी थी। तभी उसकी दोस्त लीजा ने उसे कॉल किया, फिर से एक नए क्राइसिस के साथ। माइक, यार तुम सुन नहीं सकते, आज ऑफिस में क्या हुआ? और बस 2 घंटे की बात के बाद माइक थक चुका था और अपनी तैयारी में पीछे हो गया। लीजा की परेशानी हल हो गई, लेकिन माइक पर इसका असर पड़ा। कैसे पहचाने? आप इन्हें ऐसे पहचान सकते हैं, इनके जीवन में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा या परेशानी रहती है। इनके साथ बातचीत के बाद आप थकान या तनाव महसूस करते हैं। ये शायद ही कभी आपके बारे में पूछते हैं और खुद के दुखड़े सुनाने में लगे रहते हैं। कैसे हैंडल करें? समय की सीमा तय करें। इनके साथ बातचीत का समय सीमित रखें। 2, ना कहना सीखें। हर किसी की समस्या का हल निकालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। 3, इन्हें प्रोफेशनल मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें अगर ये बार बार परेशानी में रहते हैं। 4,
बातचीत के बाद खुद का ख्याल रखें, अपनी ऊर्जा रिचार्ज करें। याद रखें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है बल्कि जरूरी है। आप एक खाली कप से किसी और को पानी नहीं दे सकते। तीसरे मैनिपुलेटर्स। अब बात करते हैं एक बड़े चालाक लोगों के ग्रुप की मैनिपुलेटर्स। ये लोग सोशल दुनिया के शतरंज के खिलाड़ी होते हैं जो हमेशा कुछ कदम आगे की सोचते हैं, लेकिन अच्छी सोच में नहीं। मैनिपुलेटर्स को दूसरों के इमोशंस को इस्तेमाल करना बखूबी आता है, खासकर गिल्ट, अपराध बोध और डर का। वो इनका सहारा लेकर लोगों को कंट्रोल करते हैं और अपना मतलब साधते हैं। ये लोग गैसलाइटिंग के भी उस्ताद होते हैं। मतलब ये कि वो आपको आपकी ही सच्चाई पर शक करने पर मजबूर कर सकते हैं। कभी आपकी तारीफ करेंगे और अगले ही पल आपकी बुराई करेंगे ताकि आप हमेशा कंफ्यूज रहें और इन्हें आपको कंट्रोल करना आसान हो जाए। अब सवाल उठता है कि ये लोग इतने खतरनाक क्यों होते हैं? मैनिपुलेटर्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, दूसरों पर आपका भरोसा और यहाँ तक कि आपके सच और झूठ की समझ को भी खत्म कर सकते हैं। वो आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं जैसे कि आप पागल हो रहे हैं और धीरे धीरे ये आपकी मेंटल हेल्थ और बाकी रिश्तों पर बुरा असर डाल सकते हैं। अब देखो टॉम और उसकी मैनिपुलेटिव बहन रैचल की कहानी। टॉम कई सालों से अपनी ड्रीम वेकेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था। रैचल, जिसे ये बात पता थी, एक दिन उसके पास आई और आंसुओं से भरी आंखों से बोली, टॉम, मुझे ये कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं सच में परेशानी में हूँ। मुझे $5000 चाहिए, नहीं तो मेरा अपार्टमेंट चला जाएगा। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। टॉम को गिल्ट, अपराध बोध महसूस हुआ और दबाव में आकर उसने उसे पैसे दे दिए। लेकिन एक हफ्ते बाद उसने रैचल की सोशल मीडिया पोस्ट देखी जिसमें वह खरीदारी के बारे में बता रही थी। अब सवाल यह है कि ऐसे मैनिपुलेटर्स को पहचाना कैसे जाए? इनके कुछ निशान होते हैं, जैसे ये आपको गिल्ट ट्रिप में फंसा देते हैं ताकि आप उनकी बात माने। ये आपके कहे हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं, अपनी कही बात से मुकर सकते हैं और अगर उनसे सवाल करो तो खुद को पीड़ित दिखाने लगते हैं। जब ये तारीफ करते हैं तो पीछे कुछ मकसद होता है और जल्दी ही कोई मांग सामने रखते हैं। मैनिपुलेटर्स से निपटना आसान नहीं, इसके लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है। कुछ तरीकों पर गौर करें, अपने दिल की सुनो, अगर कुछ अजीब लगे तो हो सकता है वो सही हो। 2, मजबूत हदें तय करो और उनसे पीछे मत हटो, चाहे जो हो। 3, खुद को समझाने, बहस करने या सफाई देने से बचें, सिर्फ अपनी बात कहें। 4, दूसरों से सपोर्ट लें ताकि आपको रियलिटी का सही अंदाजा हो सके। याद रखो, आपको हर फैसले का अधिकार है और बिना किसी गिल्ट के दूसरों को अपने मन मुताबिक आपको कंट्रोल नहीं करने देना चाहिए। 4, क्रॉनिक शिकायतकर्ता और स्टोइक रिस्पांस। अब बात करते हैं क्रॉनिक कंप्लेनर्स की, ऐसे लोग जो हर बात में कमी निकालते हैं। मौसम चाहे गर्म हो या ठंडा, कुछ न कुछ शिकायत करते हैं और हर जगह समस्या देखते हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं। महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, क्या होता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो वो मायने रखता है। ये सोच क्रॉनिक कंप्लेनर्स के साथ डील करने में बहुत काम आती है। अब देखो मारिया की कहानी। वो एक समझदार और मेहनती प्रोफेशनल थी, लेकिन उसका एक साथी जॉन हमेशा शिकायतें करता रहता था। हर सुबह वो ट्रैफिक से लेकर बॉस तक की शिकायतें लेकर आता था। पहले तो मारिया भी उसकी शिकायतों में उलझ गई और उसका मूड भी खराब रहने लगा। लेकिन फिर मारिया ने स्टोइकिज्म का रास्ता अपनाया। उसने समझा कि वो जॉन के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अपने रिएक्शन को जरूर कर सकती है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा है, तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। मारिया ने जॉन की शिकायतों को उसकी अपनी सोच मानकर लेना बंद कर दिया और उसे सच्चाई नहीं माना। अब वो जॉन की शिकायतों का जवाब देने के बजाय उससे सवाल करती, जैसे तुम्हारे हिसाब से इसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या इसका कोई अच्छा पहलू भी है क्या। मारिया का ये तरीका 2 काम करता था। एक, उसका मन शांत रहता था। दूसरा, जॉन को सोचने का मौका देता था कि शायद वो भी अपनी सोच बदल सकता है। 5वें, वे लोग जो कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। एक स्टोइक दृष्टिकोण। अब अपनी स्टोइक सोच को उन लोगों पर लागू करें जो कभी भी अपने कामों की जिम्मेदारी नहीं लेते। ये हैं ब्लेमर्स, एक्सक्यूज मेकर्स, या कहें मेरा दोष नहीं है कहने वाले लोग। एपिक्टेटस ने एक बहुत गहरी बात कही है, जब हम दूसरों को दोष देते हैं
तो अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो खुद को ताकतवर बनाते हैं। यही है स्टोइक तरीका पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब एलेक्स की कहानी पर नजर डालें, जो एक बड़ी मार्केटिंग कंपनी में टीम लीडर था। उसकी टीम में सारा नाम की एक मेंबर थी जो हमेशा डेडलाइन मिस करती और काम में गलतियां करती। लेकिन सारा के पास हमेशा कोई बहाना होता, जैसे कि उसे ब्रीफिंग ठीक से समझ में नहीं आई, या टाइम कम था, या किसी ने गलत जानकारी दी। शुरुआत में एलेक्स को सारा से बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जैसे ही उसने स्टोइक फिलॉसफी का अध्ययन किया, उसे दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आईं। पहली, वो सारा के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता था और न ही उसकी जिम्मेदारी लेने की इच्छा को बदल सकता था। दूसरी, वो अपने खुद के एक्शन और रिस्पॉन्स को जरूर कंट्रोल कर सकता था। मार्कस ऑरेलियस का कहना है कि तुम्हारे पास हमेशा ये ऑप्शन होता है कि किसी चीज पर ओपिनियन ही ना रखो। अगर किसी चीज पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है तो उस पर खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। एलेक्स ने तय किया कि वो उन चीजों पर फोकस करेगा जो उसके कंट्रोल में थी। एलेक्स ने काम सौंपने और ट्रैक करने के लिए और भी स्पष्ट प्रोसेसेस बनाए, हर प्रोजेक्ट में चेक इन पॉइंट्स रखे और ब्रीफिंग में ज्यादा डिटेल्स शामिल की। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपने एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस पर कंट्रोल किया। जब सारा ने बहाना बनाया तो एलेक्स ने उसे उपलब्ध रिसोर्सेज और सपोर्ट की जानकारी देकर कहा, अगली बार बेहतर परिणाम पाने के लिए आप क्या अलग कर सकती हैं। स्टोइक तरीका ब्लेम से हटकर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ले आया। याद रखें, स्टोइक हमें सिखाते हैं कि असली ताकत वहीं होती है जब हम अपने कामों और रिएक्शंस की जिम्मेदारी लेते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं, इंसान वो चीज नहीं सीख सकता जो उसे लगता है कि वो पहले से जानता है। ऐसे लोगों से निपटते समय जो जिम्मेदारी नहीं लेते, स्टोइक अप्रोच अपनाएं। अपने कामों पर फोकस करें। क्या आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चीजें सही हों? 2, एम्पैथी प्रैक्टिस करें, समझने की कोशिश करें कि शायद वो डर या असुरक्षा की वजह से जिम्मेदारी से बच रहे हैं। 3, उदाहरण बने, दिखाएं कि जिम्मेदारी कैसे ली जाती है। 4, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखें, उनके बिहेवियर से अपने इनर पीस को डिस्टर्ब न होने दें। सेनेका कहते हैं, गुस्से का सबसे अच्छा इलाज देरी है। जब भी कोई अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करे, एक पल रुकें और अपनी प्रतिक्रिया को समझदारी से चुनें। 6, ईर्ष्यालु व्यक्ति, एक स्टोइक लेंस के माध्यम से। आखिर में बात करते हैं जलन रखने वालों की और कैसे स्टोइकिज्म हमें उनसे निपटने में मदद कर सकता है। ये लोग दूसरे की चीजों की लालच करते हैं और अक्सर दूसरों की सफलता को कम आंकने की कोशिश करते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं, वो इंसान समझदार है जो उन चीजों का गम नहीं करता जो उसके पास नहीं है, बल्कि उन चीजों की खुशी मनाता है जो उसके पास है। ये स्टोइक प्रिंसिपल हमें जलन से निपटने में मदद करता है, चाहे वो खुद में हो या दूसरों में। अब देखो सोफिया की कहानी। एक सफल एंटरप्रेन्योर जो अपनी पुरानी दोस्त लिसा की जलन का शिकार थी। जब भी सोफिया कोई नया अचीवमेंट शेयर करती, कोई बिजनेस माइलस्टोन या पर्सनल अचीवमेंट, लिसा उसे जलन भरे अंदाज में रिस्पॉन्ड करती। कभी वो सोफिया की सफलता को कम आंकने की कोशिश करती तो कभी बात को बदल देती। पहले तो सोफिया को बुरा लगता था और गुस्सा भी आता था, लेकिन जब उसने स्टोइक फिलॉसफी को समझा तो उसे एक नया नजरिया मिला। मार्कस ऑरेलियस का कहना है, जब सुबह उठो तो खुद से कहो कि जिन लोगों से तुम आज मिलोगे वो दखलंदाज, अहंकारी, ईर्ष्यालु और झगड़ालू होंगे। वो इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो अच्छा और बुरा समझ नहीं पाते। सोफिया ने समझा कि लिसा की जलन का उसकी खुद की इनसिक्योरिटी से ज्यादा लेना देना था, न कि सोफिया की उपलब्धियों से। वो लिसा के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को जरूर कर सकती थी। अब जब भी लिसा जलन भरी बातें करती, सोफिया उसे सहानुभूति से देखती। वो उससे उसके जीवन के बारे में पूछती और उसकी छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाती। इससे वो बातें ऐसे पहलुओं पर लाती जो दोनों को अच्छे लगते थे। इस तरह जलन भरी बातों का सामना करते समय स्टोइक अप्रोच अपनाते हुए सोफिया ने लिसा के साथ अपने रिश्ते को सही दिशा दी। स्टोइकिज्म के जलन से निपटने के कुछ खास सिद्धांत होते हैं। 1, आभार प्रकट करें, नियमित रूप से खुद के पास जो है उसकी सराहना करें। 2, बाहरी चीजों की अस्थिरता समझें, सफलता, दौलत और स्टेटस सब अस्थायी हैं। स्टोइकिज्म हमें आंतरिक गुणों पर ध्यान देने की सलाह देता है। 3, दया का अभ्यास करें, समझें कि जलन अक्सर असुरक्षा या डर से आती है। 4, अपने किरदार पर ध्यान दें। एपिक्टेटस याद दिलाते हैं,
अगर सुधार चाहते हो तो खुश रहो कि लोग तुम्हें बेवकूफ और मूर्ख समझें। दूसरों की जलन को अपने रास्ते में रुकावट न बनने दें। याद रखो, सेनेका ने ठीक ही कहा है, गरीब वो नहीं जिसके पास कम है, बल्कि वो है जिसे और की चाह है। स्टोइकिज्म अपनाने से हम जलन रखने वालों के साथ रिश्ते निभाते हुए अपनी शांति बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रह सकते हैं। साथ बुराई करने वाले, सोचो कि तुम प्राचीन रोम के किसी व्यस्त बाजार से गुजर रहे हो जहां हर तरफ शोर और चर्चाएं हैं। ऐसे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देती है। अफवाहें जंगल में आग की तरह फैल रही हैं और बस कुछ चुने हुए शब्दों से ही किसी की इज्जत बन या बिगड़ जाती है। ये सीन हमारे आज के दौर से बहुत अलग नहीं है, जहां गॉसिप, गपशप अब सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग से और भी ज्यादा फैल गई है। गॉसिपर्स वो लोग होते हैं जो दूसरों की बातें पीठ पीछे करते हैं। कभी कभी ये बुरे नहीं लगते, बल्कि मजेदार भी लग सकते हैं, लेकिन ये आपके किरदार पर उसी तरह से असर डाल सकते हैं जैसे लोहे पर जंग लग जाए। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेट्स ने एक बार कहा, अगर तुम्हें पता लगे कि कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहा है तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बल्कि कहो हाँ, और उसने आधा ही कहा है, वो इससे ज्यादा भी कह सकता था। ये कोट स्टोइक तरीका बताता है कि हमें गॉसिप को अपने मन की शांति को बिगाड़ने नहीं देना चाहिए। अब एक कहानी की बात करते हैं, मार्कस नाम की एक युवा रोमन सोल्जर की। उसके साथी सोल्जर अक्सर अपने सीनियर्स और एक दूसरे के बारे में गॉसिप किया करते थे। शुरुआत में मार्कस को लगता था कि गॉसिप करने से वो अपने साथियों के करीब आ जाता है, पर जल्द ही उसे समझ आया कि गॉसिप में शामिल होने से उसका स्वभाव बदल रहा था। वो दूसरों पर शक करने लगा था और उसके मन में गुस्सा बढ़ने लगा था। स्टोइक शिक्षा से प्रेरित होकर मार्कस ने अपना तरीका बदलने का फैसला किया। जब उसके दोस्त गॉसिप करने लगते तो वो बातचीत को किसी सकारात्मक विषय पर ले जाने की कोशिश करता या फिर वहां से हट जाता। शुरुआत में कुछ लोगों ने उसका मजाक बनाया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसकी ईमानदारी की इज्जत करना शुरू कर दिया। गॉसिपर्स को पहचानने के लिए इन बातों का ध्यान रखो। 1, वो अक्सर बात शुरू करते हैं, तुमने सुना क्या कि 2, उन्हें हर किसी का काम पता होता है। 3, वो जानकारी शेयर करने से पहले कसम खिलाते हैं, ओए किसी को नहीं बताना। 4, वो नाटकीय या स्कैंडल से भरी बातें फैलाना पसंद करते हैं। गॉसिपर्स से स्टोइक तरीके से कैसे निपटें? 1, याद रखें कि दूसरों का क्या कहना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अपने कर्मों और किरदार पर फोकस करो। 2, गॉसिप का हिस्सा मत बनो। सुकरात की सलाह मानो, क्या यह सच है? क्या यह अच्छा है? क्या यह उपयोगी है? 3, अगर कोई तुम्हारे बारे में गॉसिप करता है तो समझ लो वो दूसरों के सामने भी तुम्हारे बारे में गॉसिप करेगा। इसे याद रखो जब तुम किसी पर भरोसा करते हो। 4, गॉसिप से खुद को बेहतर बनाने का मौका समझो। अगर किसी की बात तुम्हें बुरी लगती है तो खुद से पूछो क्यों और उस पहलू पर काम करो। 8, जो लोग आपके विकास का समर्थन नहीं करते, सोचो कि तुम एक यंग ऑलिव ट्री हो जो प्राचीन ग्रीस में उग रहा है। तुम सूरज की तरफ बढ़ रहे हो और हर दिन मजबूत होते जा रहे हो। लेकिन सोचो, अगर कोई तुम्हारी टहनियों को बार बार मोड़ने की कोशिश करे या तुम्हें पानी देने से रोके, ये वही बात है जब तुम ऐसे लोगों से घिरे होते हो जो तुम्हारी तरक्की को सपोर्ट नहीं करते। ये लोग तुम्हारे दोस्त, परिवार या सहकर्मी हो सकते हैं जो जानबूझकर या अनजाने में तुम्हें अपने स्तर पर रखना चाहते हैं। ये लोग तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को हतोत्साहित कर सकते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा दिखा सकते हैं या तुम्हारी क्षमताओं पर शक डाल सकते हैं। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका हमें सिखाते हैं, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें सुधारने में मदद कर सकें। ये सलाह इतनी साधारण होते हुए भी गहरी है। एक और कहानी रिया नाम की एक लड़की की है जो एथेंस में रहती थी और फिलोसोफर बनने का सपना देखती थी। उस समय के हिसाब से ये एक अनोखी ख्वाहिश थी, खासकर एक लड़की के लिए। कई दोस्तों और परिवार वालों ने उसे ऐसा करने से मना किया, उसे ज्यादा उपयुक्त काम करने की सलाह दी। लेकिन रिया ने स्टोइक शिक्षाओं से प्रेरणा पाई और अपने रास्ते पर डटी रही। उसने ऐसे मेंटर्स ढूंढे जो उस पर यकीन करते थे और अपने साथ ऐसे लोगों को रखा जो सीखने के इच्छुक थे। रिया एक सम्मानित विचारक बनी जिसने ये साबित कर दिया कि सही सपोर्ट और मनोबल से सामाजिक सीमाओं को पार किया जा सकता है। ऐसे लोगों को कैसे पहचाने जो आपकी तरक्की का समर्थन नहीं करते? 1, ये लोग आपकी उपलब्धियों या महत्वाकांक्षाओं को छोटा दिखाते हैं। 2, ये अक्सर कहते हैं ये सच नहीं है या इसका क्या फायदा। 3, जब आप अपने लक्ष्यों को शेयर करते हैं तो ये असहज या निराशाजनक महसूस कराते हैं।
4, ये आपको अपने बचाव में रोकने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि ये आपकी भलाई के लिए है। स्टोइक तरीके से ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? 1, आलोचना के प्रति उदासीनता अपनाओ। एपिक्टेट्स कहते हैं, अगर तुम सुधारना चाहते हो तो खुद को मूर्ख और बेवकूफ समझने में संतोष करो। 2, अपनी प्रगति पर ध्यान दो। मार्कस ऑरेलियंस कहते हैं, दूसरों के प्रति सहनशील रहो और खुद के प्रति सख्त रहो। 3, सकारात्मक प्रभावों की तलाश करो। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें चुनौती दें और प्रेरित करें। 4, उनके शक को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो। उनकी कमियों को अपना रास्ता छोड़ने के लिए प्रेरणा मत बनने दो। सेनेका कहते हैं, वे गरीब नहीं है जिसके पास कम है, बल्कि वो है जो और चाहता है। ऐसे लोगों से अपनी तरक्की के रास्ते पर डटे रहो, अपनी मन की शांति बनाए रखो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहो। 9, वो लोग जो सिर्फ तब आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। सोचो कि तुम प्राचीन रोम के एक अमीर व्यापारी हो। तुमने गौर किया कि कुछ दोस्त बस तभी आते हैं जब उन्हें उधार चाहिए होता है या कोई काम करवाना होता है, और जब मदद वापस करने का समय आता है तो वो गायब हो जाते हैं। ये लोग पुराने जमाने के यूजर्स हैं और आज भी ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। यूजर्स वो लोग होते हैं जो रिश्तों को एक लेन देन की तरह देखते हैं। ये लोग सिर्फ तब नजर आते हैं जब उन्हें कोई काम होता है, और जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है ये गायब हो जाते हैं। ये लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं, चाहे वो तुम्हारा पैसा हो, वक्त हो या इमोशनल एनर्जी। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेट्स हमें एक अहम नजरिया देते हैं ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए। वो कहते हैं, चीजें वैसे होने की उम्मीद मत करो जैसी तुम चाहते हो, बल्कि वैसे चाहो जैसी वो होती हैं, और इससे तुम्हारा जीवन शांतिमय हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुद को इस्तेमाल होने देना चाहिए, बल्कि ये हमें बताता है कि ऐसे लोग हैं और हमें उनकी सच्चाई को समझकर उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर फोकस करना चाहिए। सोचो दीप नाम के एक दिलदार रोमन नागरिक की कहानी जो अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। उसका एक दोस्त था, अक्षत, जो हर बार तभी संपर्क करता जब उसे मदद चाहिए होती। एक दिन अक्षत ने दीप से एक बड़ी रकम उधार मांगी। दीप ने नाराज होने या खुद को यूज होने का एहसास करने के बजाय इस मौके को स्टोइक सिद्धांतों पर अमल करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने आराम से अक्षत को समझाया कि सच्ची दोस्ती में लेना देना दोनों होता है। उसने पैसे देने के बजाय अक्षत को काम ढूंढने में मदद की पेशकश की, यानी मछली देने की जगह मछली पकड़ना सिखाने की कोशिश की। ऐसे लोगों को पहचानने के लिए ध्यान दो। 8, वो लोग बस तब संपर्क करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। 2, उनकी समस्याएं हमेशा इमरजेंसी जैसी होती हैं और बस तुम ही उन्हें हल कर सकते हो। 3, वो शायद ही तुम्हारे बारे में कुछ पूछें या तुम्हें कोई सहारा दे। 4, वो अपना काम निकलवाने के लिए चापलूसी या गिल्ट ट्रिप का सहारा लेते हैं। स्टोइक तरीके से ऐसे लोगों से निपटने के कुछ तरीके हैं। 1, स्पष्ट सीमाएं सेट करो। सेनेका ने कहा, हम अपनी कल्पना में जितना डरते हैं असल में उतना नहीं। जब हम स्पष्ट सीमाएं सेट करते हैं और उन्हें बताते हैं तो हम बेवजह के तनाव से बच सकते हैं। 2, अलगाव की प्रैक्टिस करो। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर ताकत है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें शक्ति मिलेगी। समझो कि तुम दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल कर सकते हो। 3, इसे ग्रोथ का मौका समझो। हर बार किसी व्यक्ति के साथ मिलना तुम्हें स्पष्टता, दया और आत्मसम्मान की प्रैक्टिस करने का मौका देता है। 4, अपने व्यवहार पर भी गौर करो। मार्कस याद दिलाते हैं, सुबह जब तुम उठते हो खुद से कहो कि आज मैं जिन लोगों से मिलूंगा वो दुखी, कृतघ्न, घमंडी, बेईमान, जलनखोर और रूखे होंगे। वो ऐसे इसलिए हैं क्योंकि वो अच्छे और बुरे का फर्क नहीं समझते, पर मैंने अच्छे की खूबसूरती और बुरे की कुरूपता को देखा है और मुझे ये भी समझ आ गया है कि गलत करने वाले का स्वभाव मुझसे भी जुड़ा है। याद रखो, एक तरफा रिश्तों में अपनी एनर्जी खर्च करना उस एनर्जी की बर्बादी है जो तुम बेहतर सपोर्टिव रिश्तों में लगा सकते हो। सेनेका ने ठीक कहा है कि वक्त हमारी सबसे कीमती चीज है, इसलिए सोच समझकर इसका इस्तेमाल करो। इन स्टोइक सिद्धांतों को अपनाकर हम यूजर्स के साथ रिश्तों को संभाल सकते हैं, साथ ही अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। 10, नार्सिसिस्ट। आपने अभी अपना सपना पूरा करने वाली नौकरी पाई है और आप बदलाव लाने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन एक दिक्कत है। आपके बॉस, जिन्हें हम अक्षत कहेंगे, अपने ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। सब कुछ उनके चारों ओर घूमता है।
और आपके विचार बस एक तूफान में फुसफुसाते हैं। नार्सिसिस्ट क्या होते हैं? सोचिए, ये लोग खुद को सूरज समझते हैं। ये मानते हैं कि सब कुछ इनके चारों ओर होना चाहिए। इन्हें प्रशंसा की भूख होती है, दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी होती है और अपने महत्व का एक गलत एहसास होता है। क्या ये बातें आपको जान पहचान की लगती हैं? आपको सारा की कहानी बताता हूं, जो एक होशियार युवा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी। उसके बॉस अक्षत एक नार्सिसिस्ट थे। वो मीटिंग में सारा के विचारों को आसानी से दबा देते थे और बाद में उन्हें अपने विचार के रूप में पेश करते थे। वो अपनी सफलताओं का क्रेडिट लेते थे और असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते थे। सारा का आत्मविश्वास ऐसे गिर रहा था जैसे बड़ी लहरों में एक रेत का किला। लेकिन यहाँ पर हमारी स्टोइक शिक्षाएं काम आती हैं। याद करो, एपिक्टेट्स ने कहा था, ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि ये कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो वो मायने रखता है। सारा ने समझा कि वो अक्षत को नहीं बदल सकती, लेकिन अपने जवाब को बदल सकती है। तो इन नार्सिसिस्ट को कैसे पहचाने? ये रहे कुछ पॉइंट्स। 1, ये हमेशा ध्यान का केंद्र बनना पसंद करते हैं। 2, इनका खुद पर एक भव्य एहसास होता है। 3, इन्हें दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं होती। 4, इन्हें अपने हक का एहसास होता है। 5, आलोचना पर ये जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अब नार्सिसिस्ट के साथ डील करना आसान नहीं है, लेकिन स्टोइकिज्म हमें कुछ बेहतरीन औजार देता है। जैसे मार्कस ने कहा, तुम्हारे पास अपने दिमाग पर ताकत है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम्हें ताकत मिलेगी। नार्सिसिस्ट के साथ डील करने के लिए कुछ स्टोइक प्रेरित रणनीतियां। 1, इमोशनल अलगाव की प्रैक्टिस करो। उनके एक्शन उन पर ही दर्शाते हैं, तुम पर नहीं। 2, सख्त सीमाएं सेट करो। यह स्पष्ट करो कि तुम क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं। 3, उनके घमंड को ना बढ़ाओ। नार्सिसिस्ट प्रतिक्रिया पर पलते हैं, उन्हें संतोष मत दो। 4, अपनी ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित करो। जैसा सेनेका ने कहा, जब हम जीवन का इंतजार करते हैं, जीवन बीत जाता है। 5, अपनी कीमत को याद रखो। उनकी हरकतें तुम्हारी आत्म मूल्य को कम मत करने दे। सारा ने इन सिद्धांतों को अपनाया। उसने अक्षत की मंजूरी की तलाश करना बंद कर दिया और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दिया। उसने स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की और अक्षत के गुस्से के सामने शांत रही। समय के साथ अक्षत का प्रभाव उस पर कम हुआ और उसने खुद को उसके व्यवहार के बावजूद खिलते देखा। यह सच है कि नार्सिसिस्ट तूफानों की तरह होते हैं, तेज, विनाशकारी और ध्यान आकर्षित करने वाले। लेकिन आप एक पर्वत की तरह बन सकते हैं, अडिग, बिना हिले डुले, मौसम की परवाह किए बिना। याद रखें, जैसा एपिक्टेट्स ने सिखाया, जो हर जगह है वो कहीं नहीं है। किसी नार्सिसिस्ट की ध्यान मांगने की जरूरतें तुम्हें अपने रास्ते से मत भटका दें। तुम्हारी मानसिक शांति किसी और के ईगो के कब्जे में नहीं होनी चाहिए। अंततः नार्सिसिस्ट से निपटना अपने अधिकार को वापस पाना है। यह समझना है कि असली ताकत अंदर से आती है। जैसे स्टोइक्स ने किया, अपने पैरों पर खड़े रहें, अपनी जगह पकड़ें और अपनी आंतरिक पर्वत को उनके आत्म प्रेम के तूफानी समुद्र से ऊपर उठने दें। 11 आधुनिक संदर्भ, डिजिटल युग में विचार। आज की दुनिया में स्टोइक्स का मार्ग आमने सामने की बातचीत, स्क्रीन, नोटिफिकेशन और डिजिटल फुसफुसाहट से भरा है। तो अपने मूल्यों और मानसिक शांति को बनाए रखना डिजिटल युग में नई चुनौतियों के साथ आता है। सोचिए कि पिछले किस्से का हमारा दोस्त अक्षत अब सोशल मीडिया के खतरनाक जल में कैसे चल रहा है। वो अपने फोन को खोलता है और उसे एक साथ नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर और संदेश मिलते हैं। हर कोई उसकी ध्यान आकर्षित करने के लिए बेताब है। आज का रोम का फोरम अब उसके हाथ में है और पूरी दुनिया से फुसफुसाहटें और शोर उसे तुरंत मिल रहा है। सेनेका, जो एक महान स्टोइक विचारक थे, ने हमारे आधुनिक दुविधा की भविष्यवाणी की थी जब उन्होंने लिखा था, हर जगह होना कहीं नहीं होना है। हमारे इस हाइपर कनेक्टेड विश्व में मानसिक रूप से हर जगह होना आसान है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, ईमेल चेक करते हुए, ट्वीट्स का जवाब देते हुए, और फिर भी कहीं नहीं। तो हम अपने डिजिटल जीवन में स्टोइक सिद्धांतों को कैसे लागू कर सकते हैं? चलिए कुछ रणनीतियों पर विचार करते हैं। 1, अपने डिजिटल फुटप्रिंट के प्रति सजग रहें। पहले पोस्ट करने, शेयर करने या कमेंट करने से पहले रुकें और खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या आपका योगदान मूल्य जोड़ रहा है या बस शोर बढ़ा रहा है? 2, अपने डिजिटल स्थान को व्यवस्थित करें। जैसा कि स्टोइक्स ने सलाह दी, अपने आप को बुद्धिमान और सदाचारी लोगों से घेरें
और इस बारे में जानबूझकर रहें कि आप ऑनलाइन किसे फॉलो और इंटरैक्ट करते हैं। आपका डिजिटल वातावरण आपके विचारों और भावनाओं को आकार देता है, जैसे आपका भौतिक वातावरण। 3. डिजिटल सीमाएं सेट करें। एपिक्टेट्स ने सिखाया कि असली स्वतंत्रता उस परिदृश्य को समझने में है जो हमारे नियंत्रण में है और जो नहीं है। इसे अपने डिजिटल जीवन पर लागू करें। सोशल मीडिया, ईमेल चेक करने के लिए निर्धारित समय तय करें। फ्री शामें या डिवाइस फ्री डिनर। 4. ऑनलाइन सहानुभूति की प्रैक्टिस करें। याद रखें कि हर अवतार और यूजर नेम के पीछे एक असली व्यक्ति है। सेनेका ने सलाह दी थी कि जहां भी मानव होता है वहां दयालुता का अवसर होता है। इसे अपने ऑनलाइन इंटरैक्शंस को मार्गदर्शित करने दें। 5वीं तकनीक का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करें। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय डिजिटल टूल्स का उपयोग अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए करें। ऐसे अकाउंट्स को फॉलो करें जो स्टोइक ज्ञान साझा करते हैं। माइंडफुलनेस और रिफ्लेक्शन के लिए एप्स का उपयोग करें या व्यक्तिगत विकास के लिए समर्पित ऑनलाइन समुदायों में शामिल हों। 6. नियमित रूप से डिजिटल डिटॉक्स करें। पूरी तरह से डिजिटल दुनिया से दूर रहें। जैसा कि मार्कस ने कहा, कोई भी आदमी अपने आत्मा में एक शांत या बेफिक्र विश्राम नहीं पा सकता। कभी कभी उस विश्राम को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने डिवाइस को बंद करना। इन सिद्धांतों को लागू करके हम अपने डिजिटल जीवन को एक विकर्षण और नकारात्मकता के संभावित स्रोत से बढ़ने और संबंध बनाने के लिए एक टूल में बदल सकते हैं। हम सोशल मीडिया का उपयोग अपने ईगो के लिए एक मंच के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञान और दयालुता फैलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कर सकते हैं। हमारी यात्रा के अंत तक नकारात्मक प्रभावों की चुनौतियों और स्टोइक ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच ये याद रखें कि आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं। किसी भी स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति आपके अंदर है। अपने चरित्र को विकसित करें और अपने भौतिक और डिजिटल वातावरण को आकार दें। एपिक्टेट्स हमें याद दिलाते हैं, ये नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होता है, बल्कि तुम उस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो, ये मायने रखता है। यह शाश्वत ज्ञान हमारे तेज गति वाले डिजिटल जुड़ाव वाले विश्व में उतना ही प्रासंगिक है जितना कि प्राचीन रोम में था। चाहे आप पानी के कूलर पर गपशप करने वालों से निपट रहे हों या सोशल मीडिया की जटिलताओं का सामना कर रहे हों, आपके पास अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति है। जैसे ही आप इस वीडियो से आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद आप मुझे ढूंढे और मैं कहीं ना मिलूं, इसीलिए सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कमेंट में एडिग योद्धा टाइप करके हमें बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर क्लिक करोगे तो मैं वहीं मिलूंगा। योद्धा बने रहे।